और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के गुर्गों की तरफ से धमकी दिए जाने के बाद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने गृह मंत्रालय को सुरक्षा वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी है। पप्पू यादव का ये कहना है कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे और देश की जनता उनके लिए भगवान है। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, आपका जी बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से आपने पहले सुरक्षा बढ़ाने को, शुभकामनाएं जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं पप्पू यादव जी। जिस तरह से आपने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के, और अब वापस से आप अपनी सुरक्षा वापस कर रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या कुछ है इसके पीछे? देखिए, कोई वजह नहीं है। जब अरोड़ा को इतनी बड़ी धमकी मिली, इतनी बड़ी चीजें मिली, अरोड़ा को कहा मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, सुरक्षा जौहरी थी। ना कोई उसके ऐसे लोगों के लिए ना सनातन है, ना कोई इस्लाम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई इंसानियत है, ना विचारधारा है, ना गीता है, ना कुरान है, ना बाइबिल है, कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए। बस ऐसे लोगों के लिए अपना रसूख है, लूटना है, लोगों को ठगना है, वसूली करना है। और सरकार मस्त है, सरकार सियासत के आधार पर कोई काम करती है, ये तो गलत है ना। किसको किसको मारिएगा आप? सरकार यदि भिंडरवाला की तरह अन्य लोगों की तरह काम करने लगे तब क्या होगा? आप जरा बता यादव दीजिए। जी, क्या लगता है आपको ये धमकी आपको क्यों मिली है? छोड़ दीजिए धमकी उमकी। मैंने बार बार कह दिया कि मुझे कोई, ये कानून की जिम्मेदारी है, कानून का काम है, देश संविधान सरकार को बचाना है, आम आदमी की सुरक्षा। इस धमकी के बाद आपकी जिम्मेदारी सरकार की है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो कानून के रक्षक है उनकी है, लेकिन सवाल यह है कि ये धमकी आपको क्यों मिली? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये वो जो कौन क्या बोलता है, कौन क्या क्या करता है, वो मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं। मैं उसे ज्ञान तो दे नहीं सकता हूँ। मैं सच्चाई के रास्ते हमें जो चलना है मैं चलता हूँ। मुझे जो अपना कर्तव्य करना है मैं वो करता हूँ। मैं जिस दायित्व के लिए जाना जाता हूं मैं उस दायित्व के साथ खड़ा रहता हूं। तो वो मेरा दायित्व है जो सच्चाई बोलना, सरकार को ऐना दिखा करके समय समय पर देश के संविधान की पप्पू यादव जी, फोन कॉल पर आखिर कहा क्या गया था? पप्पू यादव जी, फोन कॉल पर आखिर कहा क्या गया था? फोन कॉल पर कोई लव लेटर तो लिखा नहीं होगा। फोन कॉल पर अनैतिक लोग, गलत लोग क्या बोलते हैं, जिनको कोई ना समझ हो उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तरस करना चाहिए, दया करने की जरूरत है ऐसे लोगों जो कहते हैं मैं इतना बड़ा गुंडा हूं, कोई मलेशिया, कोई कनाडा, कोई कहीं। सरकार से बड़का ताकतवर और सरकार से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सरकार जब जो चाहे, जब किसी का मन होता है काउंटर करवा देती है, जब मन होता है बुलडोजर से करवा दो, लेकिन जब जिसको प्रोटेक्शन देना हो दे दो। और वो जेल में बैठ के, मलेशिया में बैठ के किसी को भी, किसी नागरिक को भी गाली दे दे, किसी को भी मार दे, किसी को भी काट दे। तो हम तो धमकी के बाद बंबई गए थे और हम आए बंबई में अपने भतीजे से मिल करके आए। तो जो हालात और परिस्थिति है, लगातार जब सीएम मिलेंगे ही नहीं, उनके लोग हमेशा बालू और शराब माफिया में चारों तरफ से डूबे लोग पप्पू यादव से मिलने देंगे नहीं। डीजी साहब को मेरी जिंदगी की कीमत बहुत हल्की है। आईजी साहब को भी, सरकार को भी, और एसपी साहब लोग को भी, के लिए भी शराब माफिया, बालू माफिया को सुरक्षा देना ये पहला दायित्व है जी। ये पहले उनको प्रोटेक्ट करेंगे, गलत लोगों को। जो सियासत को बचाता है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये किसी एंकर को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी कंगना जी को करेंगे, किसी एबीसीडी को करेंगे। वाइट थ्रेड तो पहले भी हमको मिला हुआ था। वाइट थ्रेड कोई नया तो थी नहीं। एज ए एमपी भी, और जो लगातार मेरा संघर्ष और लड़ाई है, जो गलत लोगों के खिलाफ हम उठाते हैं, तो ये तो दुश्मन, ये जो अमन साहू ने जो पोस्ट किया, या मयंक जो दे रहा है, ये कौन है? कोई कहता है छोटा राजन के साथ है, कोई कहता है पैसा लिया, कोई कहता है बैकअप किया। तो क्यों दे रहा है धमकी? तो आप ना पूछिएगा, सरकार ना पूछेगी। पप्पू जी, मैं ना 3 में हूं ना 13 में, मुझे ना कोई दुश्मनी है। तो सरकार जब देखा 15 दिनों तक सुरक्षा की चिंता ही नहीं है, अरोड़ा बच्चे को सुरक्षा मिल गई, इसके लिए गर्व का विषय है। और हम जनता के बीच रहते हैं। कभी हेमंत सोरेन जी कैसे मुख्यमंत्री हो, हमारे जो झारखंड की जनता की आवाज है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ।
झारखंड के गरीब और आदिवासी कमजोर तबके के लोगों के लिए मरने का जज्बा है। इसी तरह महाराष्ट्र जाऊंगा, उसी तरह पूर्णिया में हूँ, बिहार के में घटना घटित होती है, 130 लोग मरे, 12 लोग शराब से वहां गए, अन्य कोई घटना घटती है वहां। मैं तो जनता के बीच रहता हूँ, मैं घर में बैठ के तो रहता नहीं हूँ। तो यदि सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो मैंने लिख दिया जी। कहा आप जो सुरक्षा है इसको भी आप हटाइए, जनता तय करेगी मेरी सुरक्षा, तो बात खत्म है। ठीक है पप्पू जी, जिस तरह से ये जो आपराधिक गैंग है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या और दूसरे गैंग की, जेल में रहकर इस तरह के नेटवर्क को चलाना, आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है और इसको खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर क्यों कानून के सरकार से बड़ा शिकंजे में होते हुए भी इस तरह के नेटवर्क को चलाते हैं? भैया सरकार से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। सरकार जो चाहती है वो करती है, सरकार जो चाहेगा करेगा, सरकार जो जिसको प्रोटेक्शन देना चाहता है करता है। हम दुनिया से लड़ने की क्षमता रखते हैं, हम आराम राज लाने की क्षमता रखते हैं, हमारे पास सारे साधन हैं। हम कमजोरी हमारी किसी अपराधियों को रास्ता देती है। झूठ का सहारा यदि हम लेंगे तो सच खत्म होगा, और विचारधारा पर यदि हम नहीं चलेंगे तो विचारधारा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी अपराधियों को प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा, स्टेट या केंद्र सरकार के द्वारा मिले। और मैं बार बार कहता हूं कि किसको कौन धमकी दे रहा है ये उसकी जिम्मेदारी। मैं सदन में अपनी बात रखूंगा, वैचारिक बात रखूंगा, मुझे कोई धमकी तमकी से मतलब नहीं है। जो सच था मैंने बोला, जो आगे भी सच होगा मैं उसको व्यवहारिक तरीके से बोलूंगा, ना उसमें मेरा किसी का अंधित होगा, ना मेरा कोई दुश्मन होगा, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए वो संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए और आम जनता की सुरक्षा के लिए पप्पू यादव को जिस तरह के दायित्व और कर्तव्यों के पथ पर चलने की जिम्मेदारी हमें दी गई है वो मैं चलता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा। सच बोलने के लिए आप हमको मार दो, खत्म कर दो, हम भी इस देश के सिस्टम और इस देश के तौर तरीके से, जहां बगैर पैसे के कुछ होता नहीं, भ्रष्टाचार जिंदगी छीनती जा रही है, वहां हमारे जैसे लोग जब कुछ कर नहीं पाते हैं तो हमारे जैसे लोगों को राजनीति से संन्यास या दूर चला जाना, और मजे में सरकार है। तो इसीलिए सरकार तय करे, सरकार समझे, सरकार क्या करेगी वो जाने। मैं इतना जानता हूं कि अपराधी, माफिया, पूंजीपति जो संविधान के कानून के भगोरे हैं, बाहर हैं, विदेश में है, दुबई में है, उन सबको सजा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसको दिलाए। मैं सरकार को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊंगा। मैं सच पे चलता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा। जिन्हें मारना हो मारे, ना मारना हो ना मारे, जिन्हें सुरक्षा देना हो दे, ना देना हो ना दे। मैं खुद सुरक्षा भी कर लूंगा और मैं जनता के बीच रहूंगा। पप्पू यादव जी, करंट स्टैंड आपका इस वक्त क्या है? क्या आपको डर नहीं लग रहा? भैया डर लगते तो बंबई जाते, डर लगते तो जनता के बीच होता, डर लगते तो कोरोना में लड़ते, डर लगते तो बाढ़ में जाते, डर लगते तो मैं सच्चाई बोलता, डर लगते तो मैं सच्चाई का रास्ता चुनता। इसलिए डर तो न ऊपर से न नीचे से। डरता हूं बस एक इंसान रहूं, डरता हूं कि कभी गलत ना हूं। डर इस बात का लगता है कि मैं सच बोलने में मैं कमजोर ना पड़ूं। पप्पू यादव जी, आपने जब गृह मंत्रालय को सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के चिट्ठी लिखी थी तो उसका क्या जवाब आपको मिला? भैया कोई जवाब मिले ना मिले, मुझे जो कहना था अमित भाई से मैंने कह दिया। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। पप्पू यादव जी, इस धमकी के बाद क्या आपके व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक जो आपकी दिनचर्या है उसमें कोई बदलाव आया है, या आप सामान्य रूप से सारी चीजों को कर पा रहे हैं? कोई बदलाव, और तेजी हो गई, और गति हो गई, और हमें ताकत ही मिल गया। जनता के बीच जाने का ताकत, जनता के लिए जीने की ताकत। मैं 3 बजे तक जगह रहता हूं, काम करता रहता हूं, 1 घंटा सोता हूं। अब मैं आधा घंटा सोऊंगा। मैं और कामों में गति आएगी और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हेमंत जी की सरकार बनाने में मैं सहायक रहूंगा। उद्धव जी की सरकार बनाने में मुझे एक ताकत मिलेगी। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जिसको आना हो आओ, जनता मेरी हिफाजत करे। पप्पू यादव जी, 13 अक्टूबर को आपने एक ट्वीट किया था और उस गैंग, उस नेटवर्क के बारे में जो कुछ लिखा था, क्या पप्पू यादव आज भी अपने उस स्टैंड पर कायम है, या इस धमकी के बाद इसमें कोई बदलाव है? यदि बदलाव होती तो बंबई जाते क्या? बदलाव होती तो मैं जनता के बीच रहता क्या? कितने बार हमसे पूछिएगा।
तो भैया अब मेरा कोई पप्पू बदलाव नहीं यादव हो को सकता। सरकार या सुरक्षा एजेंसियों से क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं। सुरक्षा की जरूरत सरकार तय करती है, मानक वो तय करते हैं। अब जो सत्ता में होते हैं सुरक्षा मिलती है, जो सत्ता में नहीं होते हैं उसको मरवा दिया जाता है या मार दिया जाता है या फंसा दिया जाता है। यही मानक है और यही सत्ता का चरित्र है, चाल है, चरित्र है। सत्ता का जो चरित्र होता है वो बहुत खतरनाक चरित्र होता है, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। और सत्ता का चरित्र बेसिया के चरित्र से ज्यादा खतरनाक, बहुत क्लियर है। पप्पू यादव जी, क्या मुंबई जाएंगे आप चुनाव प्रचार के लिए? महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाएंगे? कांग्रेस जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊं। तो बिना सुरक्षा के आप मुंबई जाएंगे आप? सुरक्षा की मैंने कहा ना, जनता के बीच सुरक्षा की क्या जरूरत। पप्पू जी, जाऊंगा। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार एक के बाद एक धमकी न सिर्फ आपको बल्कि दूसरे लोगों को भी दे रहा है, या जिस तरह वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है, क्या आपको लगता है इसके पीछे और भी ताकतवर लोगों का हाथ है? भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दीजिए। मैं ऐसे डिबेट में नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूं सरकार के बगैर कुछ भी नहीं होती। सरकार से बड़ा नेटवर्क कोई नहीं होता, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सरकार चाहेगी तो धमकी मिलेगा, नहीं चाहेगी तो धमकी नहीं मिलेगी। पप्पू यादव जी, जी बिहार लोग झारखंड बचेंगे। के मंच से बिश्नोई गैंग को क्या कोई आप संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे? मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं, या मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, किसी का भाग विधाता तो हूं नहीं। मैं इतना जानता हूं कि मुझे जो जनता चुनी है वो आम आदमी की हिफाजत, उसकी खुशियों के लिए चुना है, उसको मुस्कुराने का अवसर देने के लिए चुना है, आम आदमी के न्याय के लिए चुना है, संविधान की रक्षा के लिए चुना है। संविधान की रक्षा करने में मेरी कुर्बानी हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे खुशी होगी कि मैं संविधान और देश की सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए पप्पू यादव की कुर्बानी हुई। नहीं पप्पू यादव, कोई नहीं चाहेगा आपके साथ कुछ ऐसा हो। धमकी भरा कॉल जब से आपको आया, आपके शुभचिंतक भी परेशान है, लेकिन पप्पू यादव का जो चेहरा हम देखते हैं, चाहे वो बाढ़ हो या कोविड का काल हो, लगातार पप्पू यादव लोगों की मदद करते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब पप्पू यादव से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? क्या आप मानते हैं कि वो ट्वीट की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि जितना हम पप्पू यादव को अब जानते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते नजर आते हैं। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मुझे किसी से दुश्मनी करनी है। मैंने पहले कहा कि संविधान, देश, लोकतंत्र के लिए मुझे काम करना है। मैंने पहले भी कह दिया है और आगे भी मैं सच्चाई के साथ चलूंगा, सच के साथ बोलूंगा। ना दुश्मनी है ना डर है, तो ना पप्पू मरने से यादव मैं जी, डरता। क्या आपको लगता बस है कि खत्म। आपने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया, वो गलती थी? नहीं गलती थी यार। मैं पैर पकड़ूं आपका, हाथ पकड़ूं? बार बार आप एक चीजों को सर क्यों बोलते हैं? चलिए ठीक है मैंने कहा पप्पू सच्चाई के यादव साथ जी, नहीं आता है। क्योंकि ये मैंने कहा सारा मुंबई में मसला गया हूं। उसी के बाद उठा, इसलिए सवाल आपसे पूछा गया। एक आखिरी आप क्या संदेश क्या या पूछने क्या का भैया? कमेंट आप इस पूरी प्रक्रिया पर देना चाहते हैं? मैं क्यों संदेश दूं किसी को भाई? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं मंदिर में घड़ी घंट लाने तो आया नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि आम आदमी की हिफाजत में मर के करूंगा, देश का सम्मान में मर के करूंगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में जो मेरी आवाज है बुलंद रहेगी। सोशल मीडिया, ट्विटर पर हम सही बोलते रहेंगे। जिसको मारना हो मार दे, हमें मरने की तैयारी कर ली। एक आखिरी सवाल पप्पू यादव जी, जिस तरह से जो आपके ट्वीट में नजर आया था, जो आक्रामकता दिखी थी, जो आपके बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें जो आपकी बातचीत का लहजा वो बिल्कुल बदला हुआ था और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। भैया ना मेरा कुछ बदला हुआ, ना मैं बदलता हूं। मैं चलिए एक ठीक आदमी है हूं जो पप्पू यादव कभी जी, नहीं बदलता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि वो डरने वाले नहीं है, वो अब भी अपने स्टैंड पर कायम है और जनता के लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार है। लगातार वो